हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं हाउ टू फाइल द ITR 2 फॉर द NRI इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए मैंने NRI की इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है उसके ऊपर एक ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, लेकिन उन दोनों वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था कि कौन सा ITR फॉर्म एज ए NRI आपको फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एज ए NRI आप अपनी ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जितने भी NRIs होते हैं उनकी जो मोस्टली इनकम है वो या तो बैंक इंटरेस्ट, मतलब उनका जो NRO या NRE अकाउंट होता है उनका बैंक का इंटरेस्ट, या फिर मान लीजिए वो शेयर्स के अंदर डील करते हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया हुआ है, या फिर मान लीजिए उन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट कर रखे हैं। तो गाइस ये जो सारी चीज़ें ये आपकी मोस्टली ITR 2 के अंदर कवर हो जाती है। अगर किसी ने F&O या फिर इंट्राडे वगैरह किया हुआ है तो डेफिनेटली वो ITR 3 को कंसीडर कर सकता है, लेकिन ऐसे काफ़ी कम चांसेस होते हैं। मोस्टली जो इनकम होती है वो आपकी सारी ITR 2 के अंदर एज ए NRI कवर हो जाती है। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो स्टेप है वो सिंपली आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। अगर लॉग इन कैसे करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो गाइस लॉग इन करने के बाद में पहला जो आपको काम करना है वो करना है आपको अपना फॉर्म 26AS चेक करना है। तो देखिए नॉर्मली क्या होगा, आपका जो भी फॉर्म 26AS होगा उसके अंदर आपका जो NRE है, NRO जो अकाउंट आपने इंडिया के अंदर आपने मेंटेन कर रखा है उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है या आपके पैन कार्ड के अंदर इंडिया के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह चीजें मिलती हैं उन सभी की यहाँ पे डिटेल्स होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे जैसे HDFC बैंक का 697 रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और उसके ऊपर TDS भी डिडक्ट हो रखा है। तो गाइस जनरली क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं वो आपके NRE और NRO अकाउंट के अंदर कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना मिले उसके ऊपर हमेशा TDS काटते हैं, और TDS काटने की वजह से ये सारी चीजें आपके फॉर्म 26AS में दिखती है। तो गाइस आपको क्या करना है, एक तो अपने सारे बैंक स्टेटमेंट उठा लीजिए, उनके ऊपर चेक कीजिए आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि आजकल बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं तो उसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए अगर आपने शेयर्स के अंदर डील किया है तो सिंपली आपका जो भी ब्रोकर है, चाहे जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, जो भी है, उन सभी के अंदर आपको एक रिपोर्ट सेक्शन के अंदर रिपोर्ट्स मिल जाएगी कैपिटल गेन की, तो वो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस आप रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे असेसमेंट करंटली चूज कर दीजिए, ऑनलाइन चूज कर दीजिए, कंटिन्यू, फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग, उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना है इंडिविजुअल, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे ITR फॉर्म होता है तो आपको हमेशा यहाँ पे ITR 2 फॉर्म चूज करना है। अगर आपकी सिंपली इंटरेस्ट इनकम है और उसके साथ में मान लीजिए आपकी सैलरी भी हो सकती है या फिर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन भी है, तब भी आपको उस केस में ITR 2 चूज करना है। ITR 3 उस केस में आपको चूज करना चाहिए अगर आपका बिजनेस है या फिर मान लीजिए आपकी F&O से इनकम है या इंट्राडे से इनकम है, तब आपको यहाँ पे ITR 3 चाहिए। तो गाइस जैसे आप ITR 2 चूज करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको शेड्यूल यहाँ पे जो है चूज करने पड़ेंगे। तो जनरल सेक्शन के अंदर आपको सारे शेड्यूल्स जैसे जो सेलेक्ट हो रखा है वैसे रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस इनकम वाले सेक्शन के अंदर जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली NRI है तो बाहर ही काम कर रहे होंगे, तो आपकी जो इनकम भी होगी वो बाहर ही टैक्सेबल होगी। तो आपकी इंडिया से सिर्फ जो टैक्सेबल इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम होगी या फिर कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ पे जो शेड्यूल सैलरी वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ ताकि इसको भरने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका इंडिया के अंदर घर है, अगर आपने वो रेंट पे चढ़ा रखा है, आपको उसको रेंटल इनकम होती है, तो इस सेक्शन को आप यस कर सकते हैं वरना फिर नो कर सकते हैं। इस सेक्शन को यस करेंगे तो आपको जो भी रेंट रिसीव होता है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस कैपिटल गेन है जो कि हमारा मेन पार्ट है। अगर आपने मान लीजिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड वगैरह बेचे हैं तो आप कैपिटल गेन वाले सेक्शन को यस कर सकते हैं, बाकी सारे नीचे को यस कर दीजिए। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट आता है शेड्यूल अदर सोर्सेस। इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका कोई भी बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये जितनी भी सारी चीजें वो सारी इस सेक्शन के अंदर आएगी, तो इसको भी यहाँ पे आप चेक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस नीचे वाले कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद में जो है डेप्रिसिएशन कॉलम आता है, इन सभी को यहाँ पे अनचेक कर दीजिए क्योंकि ये आपके काम नहीं आने वाला। फिर टैक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, अदर्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिंपली स्किप द क्वेश्चन करना है। अब गाइस होगा क्या, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शेड्यूल्स बन के आ जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको एक एक शेड्यूल को फिलअप
फिलअप करना पड़ेगा। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती जनरल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए जब भी एक एनआरआई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो नॉर्मली एज कंपेयर टू जस्ट लाइक द इंडियन सिटीजन फॉर्मेट वही रहता है। यहाँ पे बस एक हल्का सा चेंज होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप जस्ट गाइज जब फाइलिंग स्टेटस के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे आपको ये जो न्यू रिज्यूम है इसको नो करना है और ये सारी चीज़ें नो करनी है। उसके बाद में यहाँ पे पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे देखिए वैसे 3 ऑप्शन है, तो अगर आपको नहीं पता है कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है तो आप लोग गाइस क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जो है गूगल कर सकते हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेट। तो देखिए गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर भी मिल जाएगा, प्लस क्लियर टैक्स के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर टैक्स वाला थोड़ा सा इजी है तो मैं बताना चाहूँगा। ये आपसे केवल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है कि आप इंडिया में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर उसमें कब कितने दिन के लिए रहे। तो जैसे लेस देन 80 हो गया तो ये देखो सीधा इसने बता दिया कि यू आर द एनआरआई। अगर मोर देन 180 डेज फिर यस नो जो भी करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो बता देगा। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नॉन रेसिडेंट या फिर जो थर्ड वाला है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इनमें से चूज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली नॉन रेसिडेंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ यस वर ए नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब गाइस जिस भी कंट्री की आपके पास में सिटीजनशिप है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं तो वो आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। अब गाइस कई बार यहाँ पे क्या आपसे पूछेगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखिए क्या होता है, अगर आप मान लीजिए यूके यूएस इन कंट्रीज में रह रहे हैं और आपके पास में अपना टिन नंबर है जो कि एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके थ्रू वहाँ की कंट्री में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह करते हैं या वहाँ की गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है या आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आपको दे रखा है टैक्स पर्पस के लिए तो वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये चीज़ इंसर्ट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, ये पूछेगा कि लास्ट आपका जो प्रीवियस ईयर है मतलब जो जिस रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप जिस ईयर की उसमें कितने दिन आप इंडिया के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो गाइज वो आपको डेट्स डालने, उसके बाद में पिछले 4 साल के अंदर जितने दिन आपने विजिट किए हैं कितने दिन आप रहे हैं इंडिया के अंदर वो आपको सिंपली डेट्स डालने। उसके बाद में गाइज कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें आपको नो करनी है और सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब बात करूँ गाइज बैंक डिटेल्स की तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स ऐड करवा सकते हैं। आपका जो एनआरओ एनआरई जो भी अकाउंट है उसको आप यहाँ पे ऐड करवा लीजिए और कंफर्म बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है शेड्यूल द कैपिटल गेन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब गाइस अगर लेट सपोज अगर आप यहाँ पे अगर शेयर या म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं, मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह सेल आउट किए तो सिंपली ये वाला जो सेक्शन है 111A वाला ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो जी हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 112A चेक करना है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कितना होगा लॉन्ग टर्म कितना होगा, जब आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, आपको खुद बैठ के मैनुअल यहाँ पे चेक नहीं करना है। तो जिस भी अकॉर्डिंग है जैसे आपको शीट में दिखा रहा है कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना है तो ऊपर वाला सेक्शन चूज करना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A चूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड्स या फिर मान लीजिए इक्विटी जो शेयर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल्स पूछेगा तो ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए, 111A के ऊपर क्लिक कीजिए। फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इसका मतलब है कि किस वैल्यू के ऊपर आपने बेचा है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए में बेचा है उस चीज़ को या फिर उसके आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है या फिर इक्विटी शेयर्स है उसकी जो सेल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन पूछेगा तो आपने जिस भी प्राइस के अंदर उसको खरीदा है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो मैं मान लेता हूँ जैसे मान लीजिए 1.5 लाख के अंदर आपने खरीदा था और 2 लाख के अंदर आपने उसको बेच दिया तो ऑब्वियसली ये 50,000 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। गाइस अच्छी बात यहाँ पे ये भी है, लेट सपोज अगर आपको ये सब ब्रोकरेज अकाउंट यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, मान लीजिए आपकी जो ब्रोकरेज फीस जाती है या फिर अगर इक्विटीज की बात करूँ तो जितनी भी फीस होती है एसटीटी चार्जेस वगैरह हो गए तो ये जितने भी चार्जेस है उन सभी का भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके जैसे थोड़े बहुत जितने भी चार्जेस वगैरह लग रहे हैं तो वो चार्जेस भी आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो गाइस आप मेरे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 48,500 रुपए का मेरा यहाँ पे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। तो गाइस इसी तरह से आप जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने लोगों ने पहले अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चूज किया होता है तो वहां पे भी आपकी सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू मांगता। आप थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपका जैसे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको आपको टुकड़ों के अंदर डालना पड़ेगा। तो एफ सेक्शन के अंदर आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका ये वाला जो गेन है उसको थोड़ा सा टुकड़ों के अंदर बांट दीजिए। तो ये गाइस क्वार्टरली वाइज पूछता है आपसे, लेकिन अगर लेट सपोज आपको नहीं पता है कि कितना अमाउंट है तो सिंपली इसको 2-3 टुकड़ों के अंदर बांट के ये वाली जो टेबल है फर्स्ट वाली उसके अंदर आप फिलअप कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है वो होता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज जिसके अंदर आपका बैंक का इंटरेस्ट डिविडेंड ये सारी चीजें आती है।
तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आप ऐड ग्रॉस इनकम चार्जेबल टैक्स नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स, ये वाला आपका कॉलम आ जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट डाला हुआ है, सेम आपको भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरेस्ट वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो जितना भी आपका बैंक का इंटरेस्ट है टोटल, वो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। आप अपना 26 एज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सेम आपको डिविडेंड भी डालना है, डिविडेंड के अंदर भी आपका जितना भी टोटल अमाउंट आपको डिविडेंड मिला है आप चेक कर लीजिए अपने एक्सेल के स्टेटमेंट के साथ में, वहां पे आपको सारी चीजें दिखा देगा। सो गाइस ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो चैप्टर 6A के अंदर मतलब आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, जितनी भी चीजें जाती है वो सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। तो गाइस उसके बाद में लास्ट आपको कंप्यूटर टैक्स टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा ऑब्वियसली मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए डाला हुआ था, लेकिन मेरा कैपिटल गेन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,000 रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप एज ए NRI अगर मान लीजिए 2.5 लाख से भी अगर कम इनकम है, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है तो टैक्स लगने वाला है। जी हाँ, तो उसमें आप बच नहीं सकते। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी टोटल इनकम, मान लीजिए कैपिटल गेन को मैं हटा देता हूं, सिर्फ जो अदर सोर्सेस से जो इनकम आपकी आ रही है अगर वो 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल गेन हटा दिया है। अब जैसे अगर मैं कंप्यूटेशन टू टैक्स में जाऊंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 आने लग गया है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लेट सपोज अगर आपका मतलब 2.5 लाख से अगर नीचे का इनकम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर कैपिटल गेन है तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। तो गाइस ये यहाँ पे मेरी ITR 2 पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। मैं सिंपली नेक्स्ट करूंगा और उसके बाद में इसको मैं वैलिडेट कराऊंगा एक बार। जैसे गाइस अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है या वैलिडेशन के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपने आधार OTP या फिर मान लीजिए बैंक EVC मेथड के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं NRI को एक लोगों को सजेशन देना चाहूंगा, अगर लेट सपोज अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होता अपने मोबाइल नंबर से तो आपको हमेशा अपना बैंक जो है प्री वैलिडेट करा लेना चाहिए। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ताकि आपका जो बैंक से जो नंबर लिंकिंग होगा उसके ऊपर डेफिनेटली OTP जाएगा और आसानी से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन होता है, अगर लेट सपोज बैंक भी काम नहीं कर रहा, आपका आधार भी लिंक नहीं है, तो जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, आपका जो NRO या NRE अकाउंट है, उसके थ्रू भी आप वेरीफाई करवा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।